तो बच्चों आज हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है वो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके क्वेश्चन एडवांस में भी आते हैं। और जितने भी पुराने कंसेप्ट आपने पढ़े हैं एल्डिहाइड कीटोन में और अल्कोहल में, उनमें से काफी सारे कंसेप्ट यहाँ इस्तेमाल होते हैं, जैसे हेमीएसिडल फॉर्मेशन, क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जब साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो साइक्लिक हेमीएसिडल बनाता है। तो इस टाइप की चीजें, साइनोहाइड्रिन हमने पहले पढ़े हैं, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग टॉलेंस स्टेज वगैरह पढ़े हैं, वो सारे कंसेप्ट यहाँ इस्तेमाल होंगे। तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं? दीज आर द लाइफलेस मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ। ठीक है, अब इन मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये हमारी बॉडी में तीन मेन प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तीन मेन चीजों के लिए कहते हैं ना, जिनको मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए और रिप्रोडक्शन करने के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स आर लाइफलेस मॉलिक्यूल्स responsible for life and responsible for growth, maintenance and reproduction। तो ध्यान रखना कि बायोमोलिक्यूल्स जो है वो ग्रोथ के लिए, मेंटेन करने के लिए एंड रिप्रोड्यूस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है ना, बायोमोलिक्यूल्स। अब सबसे पहले जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको चार कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। पहली कैटेगरी है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, जो कि हम पढ़ेंगे। तीसरी कैटेगरी है हमारे पास विटामिन्स और चौथी कैटेगरी है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स सबसे पहले शुरू करते हैं। ये चारों टाइप के एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले इस वाले टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। और पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव भी कौन से? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। क्या मतलब है इसका? अगर मेरे पास कोई ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप को हम शॉर्ट में सीधे CHO भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, और या फिर हमारे पास कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होते हैं, तो या तो ये फंक्शनल ग्रुप होगा या ये फंक्शनल ग्रुप होगा, लेकिन अलोंग विद पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है कि बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ OH ग्रुप भी होंगे। ठीक है ना, तो इनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। ठीक है ना, याद रहेगा। अब देखो, फिर से बोल रहा हूं, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब मेनी, मतलब OH ग्रुप ज्यादा होंगे। ठीक है ना, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। अब इनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनको क्लासिफाई कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो आता है वो आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस, क्लासिफिकेशन कैसे होता है? बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस का मतलब अगर आप शुगर का हाइड्रोलाइसिस करवाओ या कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलाइसिस करवाओ, ठीक है ना, तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद वो कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि पहला हमारे पास है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का मतलब है कि दे डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड, मतलब इनका हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है, और अगर आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो कोई लोअर शुगर प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मोनोमर है। मोनोमर का मतलब एक सिंगल यूनिट। हमने पॉलीमर्स भी पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, उसके अंदर भी ये बात की थी। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग बात करें इसके अंदर की इसी मोनोमर से लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो सबसे पहले जो इससे बड़े सब यूनिट है लाइक डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, उनको कंबाइन करके या कलेक्टिवली बोला जाता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। फ्यू के अंदर एक एग्जांपल समझाता हूं मैं आप लोगों को कि मेरे पास है C12H22O11, और अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊं तो आप देखोगे हमारे पास होता है, और वो भी एसिडिक कंडीशन में। यूजुअली आपने रिएक्शन पढ़ी है मल्टीपल टाइम, तो बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। मतलब अगर ये शुगर है सुक्रोज,
सुक्रोज का से बनता है ग्लूकोज एंड प्लस फ्रक्टोज। ये दोनों आइसोमर्स हैं, एक में एल्डिहाइड है एक में कीटोन ग्रुप है। इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में, इसी लेक्चर में भी। तो ओलिगोसैकेराइड में हमारे पास ओलिगो का मतलब फ्यू का मतलब यूजुअली 2 से लेकर 10 मॉलिक्यूल्स होंगे, और इनमें से एक एग्जांपल दिया है कि ये वो मॉलिक्यूल हैं जो हाइड्रोलाइसिस पे 2 से लेकर 10 तक के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे। मतलब जब मैं सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं तो 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इसका मतलब ये एक डाइसैकेराइड है। तो ओलिगोसैकेराइड में फ्यू का मतलब डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड, ठीक है ना। ओलिगोसैकेराइड डाई, ट्राई या टेट्रा के फॉर्मेट में होते हैं। इसी तरीके से तीसरी जो कैटेगरी है वो है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड्स का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, दीज आर द पॉलीमर्स। ढेर सारे n नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे अगर आप उनको हाइड्रोलाइज करवाओगे तो। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल क्या आएगा, सेलुलोज। n नंबर ऑफ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर सेलुलोज बनाते हैं। स्टार्च, और इन्हीं के स्मॉलर सब यूनिट कौन से, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। तो बेसिकली जो पॉलीसैकेराइड है वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन अगर देखें तो इस तरीके से करेंगे, कार्बोहाइड्रेट जो है वो बेसिकली मोनोसैकेराइड, ओलिगो यानी कि डाई, ट्राई, टेट्रासैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। तो हम क्लासिफाई कर रहे हैं बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप। तो मान लो कि मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन जो है ना अगर इस तरीके से लिखे जाए और फंक्शनल ग्रुप इस तरीके से लिखा जाए, फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम्स, ठीक है ना, इस तरीके से लिखा जाए। तो सबसे पहले मान लो कि मेरे पास ग्लूकोज का एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें 6 कार्बन है, ठीक है ना, और ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, ठीक है ना। तो इसका जो नाम बनेगा ना, ये जो क्लासिफाई होगा ना, ये क्लासिफिकेशन आएगा वन ऑफ द काइंड ऑफ एल्डो। एल्डो का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, एंड देन 6 कार्बन है तो इसको हेक्सोस बोला जाएगा, एल्डोहेक्सोस, ठीक है। अगर मेरे पास 5 कार्बन है और मान लो कि कीटोन ग्रुप है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी हो सकती है, मान लो कि कीटोन ग्रुप है, तो इनसे बना हुआ नाम हमारे पास क्या होगा, कीटोपेंटोज। जैसे कि हमारे पास क्या होगा, 6 कार्बन और कीटोन ग्रुप है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्रुक्टोज के बारे में बात कर रहे हैं, ये फ्रुक्टोज है, तो फ्रुक्टोज को किस कैटेगरी में डाला जाएगा, कीटोहेक्सोस। पेंटोज, ट्रायोज, एल्डोट्रायोज। अगर मान लो कि मेरे पास 3 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है तो आप क्या बोलोगे, एल्डोट्रायोज। समझ पा रहे हो बच्चों। तो ये एक क्लासिफिकेशन तो ये है, और एक और क्लासिफिकेशन है, और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिकली रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है ना। ये सेकंड क्लासिफिकेशन है। अगर क्लासिफिकेशन है, पहला क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा ना बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस या बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सब यूनिट्स, जो हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। दूसरा क्लासिफिकेशन हमारे पास आया कि कितने नंबर ऑफ कार्बन के बिहाफ पे और उसके फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पे। और तीसरा क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या आता है, तीसरा जो क्लासिफिकेशन आता है हमारे पास वो आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बेसिकली रिएक्शन टुवर्ड्स फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट। तो बेस्ड ऑन फेलिंग सॉल्यूशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है ना। तो इसके बिहाफ पे जो शुगर्स हैं वो 2 टाइप से क्लासिफाई होती हैं। एक क्लासिफाई होती है हमारे पास रिड्यूसिंग, एक होती है हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग। जो ये वाला क्लासिफिकेशन है ना, इसके बारे में हम इसी चैप्टर में फर्दर बात करेंगे, क्योंकि इसके लिए ना आपको ये पता होना चाहिए कि केमिकल लेवल पे कौन से ग्रुप अवेलेबल है शुगर के अंदर और कहां अवेलेबल है। तो जब हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इसी चैप्टर में बस आ ही रहा है, डिटेल में पढ़ेंगे ना, वहां ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो क्लासिफिकेशन के बाद हम पहले स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज समझ लेते हैं, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज 2 स्ट्रक्चर दिए जाते हैं, एक लीनियर स्ट्रक्चर और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर बेस्ड है फिशर प्रोजेक्शन के ऊपर, और साइक्लिक स्ट्रक्चर बेस्ड है आरडी हॉवर्थ, उसको हॉवर्थ प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, हॉवर्थ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम फिशर प्रोजेक्शन से बेस बिल्डअप करते हैं और फिर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर ध्यान दें। सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो इस तरीके से हमारे पास मॉलिक्यूल है CHO, और हम इस तरीके से इसको, आपने फिशर प्रोजेक्शन भी बहुत डिटेल में पढ़े हैं, मैंने आपको पढ़ाए हैं सारे के सारे, और इनके आरएस कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ाए हैं। तो आप बहुत अच्छे से उनको एक बार रिवाइज करें, जो पिछले क्लासरूम लेक्चर्स हैं उन सबको, तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली अगर हम लोग बात करें जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना वो इस तरीके से दिया जाता है।
1 2 3 4 5 और 6 कार्बन लाइक दिस CH2OH। ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ी ये अगर याद होगा तो आगे के स्ट्रक्चर बिल्डअप बहुत अच्छे से हो पाएंगे। तो अब इसको अच्छे से समझिए। 1 2 थर्ड कार्बन, और थर्ड कार्बन एटम के ऊपर हमारे पास जो OH ग्रुप है वो हमारे पास इस साइड में है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें फर्दर मोर, दिस इज H एंड दिस इज अगेन OH एंड दिस इज अगेन OH एंड दिस इज अगेन H एंड दिस इज अगेन H। मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जो बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जो सबसे अबंडेंट है वो ग्लूकोज है। ठीक है ना, और ग्लूकोज से ही स्टार्च और बेसिकली ग्लूकोज से ही हमारे पास सेलुलोज बनता है। तो हम ऐसा भी बोलते हैं कि भाई जितने भी बायोमोलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट मॉलिक्यूल है ना वो बेसिकली ग्लूकोज है। ठीक है ना, ऐसा माना जाता है। तो अगर देखें तो इसका स्ट्रक्चर अगर पढ़ेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि इस स्ट्रक्चर में हमारे पास मेन चीजें क्या है। मैंने आपको क्या सिखाया था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब OH, 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 पॉली का मतलब मेनी, तो मेनी हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब सबसे पहले इसमें समझने वाली बात यह है कि इसको हम लोग इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बोलते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि ये एल्डोहेक्सोस है। ग्लूकोज का दूसरा नाम डेक्सट्रोज भी होता है, डेक्सट्रोज भी होता है। और ये मैंने क्या बताया, एल्डोहेक्सोस है। एल्डोहेक्सोस का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है और हेक्सोस का मतलब 6 कार्बन है। और उसके अलावा ध्यान रखने वाली बात है कि ये रिड्यूसिंग शुगर है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है तो टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगी। ठीक है ना, उसके बारे में भी बात करेंगे फर्दर मोर। अभी हाल फिलहाल चलिए आप इतना समझें। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि इन इतने सारे कैरल सेंटर हैं। ठीक है ना, अगर देखा जाए 1 2 3 4 कैरल सेंटर है, तो ये जो 4 कैरल सेंटर है ना, इनमें ये जो बेसिकली OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, मान लो ये वाला OH ग्रुप है या ये वाला OH ग्रुप है, ये वाला OH ग्रुप है, ये वाला OH ग्रुप है, तो इन कैरल सेंटर के ऊपर जुड़े, तो आपको पता है कि हम इसका RH कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। मैंने सिखाया है आपको कैसे। पहले CIB रूल लगाएंगे और CIB रूल लगाने के बाद फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से RH कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। यानी कि 1 2 3 4 OH ग्रुप ऐसे हैं जिनको क्लासिफाई किया जा सकता है RH कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे। यानी कि RH कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रेक्टस और सिनेस्टर जो है, मैंने आपको समझाया रेक्टस और सिनेस्टर क्या होता है। RS कॉन्फ़िगरेशन इंडिविजुअल कैरल एटम के लिए निकाला जाता है। ठीक है ना, तो हर एक कैरल एटम के लिए निकाला जा सकता है। और 1 2 3 4 यानी कि 4 सेकेंडरी कार्बन, ठीक है ना, या सेकेंडरी अल्कोहल। यहां पे हमारे पास क्या है 4 2 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहलिक ग्रुप है। देखो 2 डिग्री का मतलब क्या होता है, जिस कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन से एक कार्बन तो ये और एक कार्बन ये। लेकिन ये जो ग्रुप है ये कौन सा है, ये एक ऐसा अल्कोहल है जो 1 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि बेसिकली RS कॉन्फ़िगरेशन निकाला जा सकता है 4 2 डिग्री ग्रुप पे। और ये सारे के सारे क्या हैं, कैरल हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, कैरल हैं। लेकिन ये कैरल नहीं है तो हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप। यानी कि हमारे पास छोटी छोटी चीजें हैं और एक फंक्शनल ग्रुप है और दैट इज हमारे पास एल्डिहाइड। तो इसके बारे में तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। अब होता क्या है कि हम जो ग्लूकोज का नाम लिखते हैं, ठीक है ना, तो ग्लूकोज या डेक्सट्रोज नहीं तो बहुत ही कम लिए जाते हैं। अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में देखोगे तो ऐसा लिखा जाता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। डिनोट करने का तरीका आगे पीछे हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है कि अल्फा बीटा तो हम बात अभी नहीं करेंगे, वो हॉवर्थ प्रोजेक्शन में ही आएगा। लेकिन पहले डी और प्लस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें जो मेजर कंफ्यूजिंग, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछता हूं कि डी ग्लूकोज का क्या मतलब है, तो आप बोलोगे कि डी ग्लूकोज का कोई लेना देना नहीं है डेक्स्ट्रो और लीवो से। याद रखना, डी ग्लूकोज का कोई लेना देना नहीं है डेक्स्ट्रो और लीवो से। ये जो पॉजिटिव है ना, इसका मतलब होता है डेक्स्ट्रो एंड लीवो। तो यानी कि स्मॉल डी एंड स्मॉल एल जो होते हैं ना, वो डेक्स्ट्रो को ऑप्टिकल रोटेशन को बताते हैं। ये जो कैपिटल डी है ना, ये ऑप्टिकल रोटेशन को नहीं बताता। तो डी ग्लूकोज इज बेसिकली हैज नथिंग टू डू विद, बेसिकली डी ग्लूकोज का मतलब बेसिकली डी ग्लूकोज में जो डी है इट हैज नथिंग टू डू विद डेक्स्ट्रो और लीवो, यानी कि ऑप्टिकल रोटेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकता है और डी ग्लूकोज लीवो रोटेटरी भी हो सकता है। और ध्यान रखें कि जो डी ग्लूकोज है,
डेफिनेटली नेचर के अंदर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ग्लूकोज, एक हमारे पास डी ग्लूकोज और एक हमारे पास एल ग्लूकोज। तो जो डी ग्लूकोज है ये नेचुरली अकरिंग है और हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, मतलब इट कैन डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। बट एल ग्लूकोज हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज है। और डी ग्लूकोज का अगर ऑप्टिकल रोटेशन देखोगे तो ये डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, ये लीवो भी हो सकता है, और ये भी डेक्स्ट्रो हो सकता है, ये भी लीवो हो सकता है। तो बेसिकली एक चीज समझो, यहाँ पे आगे आपको कंफ्यूजन होना शुरू हो गया होगा। अगर थोड़े से भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वाले कांसेप्ट आपके बिल्डअप है ना, तो आपको यहाँ परेशानी नहीं आएगी। फिर से समझो, हमारे पास क्या है कि पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब रोटेशन क्रिएट कर सकते हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं, ठीक है। अगर गौर से देखोगे तो बेसिकली इसमें 4 ऐसे कार्बन हैं जो कि कायरल हैं। इन चारों कायरल सेंटर को अगर एनालाइज करोगे डिटेल में तो आपको एक बात पता चलेगी कि ये जो चारों के चारों कायरल सेंटर है 1 2 3 4, ये चारों कायरल सेंटर हैं, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी हो सकते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वाले लेक्चर को रेफर करो। तो जब ये डेक्स्ट्रो और लीवो हो सकते हैं, इसका मतलब कोई नेट रोटेशन आएगा इस मॉलिक्यूल का, या तो डेक्स्ट्रो आएगा या लीवो आएगा। तो जब हम डी ग्लूकोज लिखते हैं ना, तो इस कैपिटल डी का कोई लेना देना नहीं है उस डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी होने से, याद रहेगा। जब हम क्या करते हैं कि किसी कायरल सेंटर के ऊपर डेक्स्ट्रो और लीवो निकालते हैं ना, तो फिशर साहब ने उसके लिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन दिया था, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं बहुत डिटेल में। तो पहली चीज ध्यान रखें, कैपिटल डी डज नॉट मीन डेक्स्ट्रो, इट रिप्रेजेंट्स सिमिलैरिटी विद ग्लिसरल्डिहाइड। अब आप बोलोगे कि यहां से कंफ्यूजन फिर से अराइज हो गया सर कि ग्लिसरल्डिहाइड कहां से आ गया अचानक से। बेसिकली 1900 में जब ग्लूकोज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, तो फिशर साहब ने सबसे पहले क्या किया कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया। तो उनको पता चला कि वी हैव ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, ग्लिसरल्डिहाइड यहां पे लिख देता हूं, तो आपको पता चलेगा कि ग्लिसरल्डिहाइड CHO है हमारे पास, ग्लिसरल्डिहाइड CHO है हमारे पास, और नीचे है हमारे पास CH2OH, नीचे है हमारे पास CH2OH, और यहां पे हमारे पास ये एक OH है इस तरफ, और ये एक OH है इस तरफ, और ये एक H है इस तरफ, और ये एक H है इस तरफ, ठीक है। अब आप ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर थोड़ा सा गौर करना तो आपको एक बात पता चलेगी क्या, कि दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेजेस की तरह दिख रहे हैं। खाली मैं इस OH को उठा के इधर कर दूं तो मिरर इमेज दिखना शुरू हो जाएंगे। अब गौर से समझो, बेसिकली ये भी एक कायरल सेंटर है और ये भी एक कायरल सेंटर है। क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड। अब जो मैं समझा रहा हूं उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना कि बेसिकली ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये एनेंटियोमर्स हैं, क्योंकि मिरर इमेजेस एनेंटियोमर होते हैं। फिर से ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का थोड़ा अगर रिकॉल करोगे तो आपको सारे कांसेप्ट समझ आएंगे। अब गौर से देखो, इस कायरल सेंटर और इस कायरल सेंटर, दोनों कायरल सेंटर के ऊपर एक फर्क है ये कि इसको हम बेसिकली अगर गौर से देखेंगे तो ये इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होगी इसके मुकाबले, क्योंकि बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली 3D के अंदर इनके रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट है। हर कायरल सेंटर के आपको पता है एनेंटियोमर जो होते हैं उन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। एनेंटियोमर बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव कायरल सेंटर के नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब मैंने थैलेडोमाइड का एग्जांपल दिया था कि थैलेडोमाइड जो है वो बेसिकली मॉर्निंग सिकनेस को ट्रीट करता है प्रेग्नेंट वुमन में, और दूसरा ट्रीट नहीं करता, डेक्स्ट्रोलीवो वाला, बस सेम एग्जांपल। तो उस जमाने की बात है, बहुत पुराने टाइम की बात है, जब इतना एडवांस स्टेज पे नहीं था ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो बेसिकली वहां क्या था कि इसको रेफरेंस लिया गया, रेफरेंस ग्लिसरल्डिहाइड को लिया गया कि भाई अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है ना, तो इसका एनेंटियोमर लीवो रोटेटरी होगा। तो फिशर साहब ने फिर आरएस कॉन्फ़िगरेशन डेवलप किए। लेकिन ग्लिसरल्डिहाइड का एग्जांपल लेके उन्होंने ये बताया कि बेसिकली जो कायरल सेंटर है, सिंगल कायरल सेंटर, उसके लिए आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, यानी कि इन 4 कायरल सेंटर के लिए आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, लेकिन पूरे मॉलिक्यूल के लिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते। तो पूरे मॉलिक्यूल के लिए DNL कॉन्फ़िगरेशन लिखने पड़ते हैं, यानी कि इसको D कहा गया, D ग्लिसरल्डिहाइड, और इसको L ग्लिसरल्डिहाइड कहा गया। तो एक बार और अच्छे से समझो, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है आप लोगों के लिए, क्योंकि वो सिमिलर नोटेशन है DNL। तो एक बार अच्छे से समझो फिर से। देखो, एक सिंगल कायरल सेंटर को अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी के बिहाफ पे क्लासिफाई किया जाए तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी होंगे, राइट। लेकिन एक मॉलिक्यूल में मल्टीपल कायरल सेंटर हो सकते हैं, तो इसके लिए भी मैं DL डेक्स्ट्रोलीवो 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 निकाल सकता हूं। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल का कोई ना कोई रोटेशन आएगा, ऑप्टिकल रोटेशन आएगा, वो भी डेक्स्ट्रोलीवो आएगा। लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर एक ग्लूकोज ऐसा होता है जिसको हम डेक्स्ट्रो बोलते हैं, जो हमारी बॉडी कंज्यूम कर सकती है, हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। और डेक्स्ट्रो डी ग्लूकोज के बारे में बात कर रहा हूं, वो डेक्स्ट्रो भी हो सकता है और लीवो भी हो सकता है। तो
तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है बिल्कुल भी। कैपिटल डी का मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड से सिमिलैरिटी, जो कि आप हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड से सिमिलैरिटी देखते हुए ग्लूकोज को दो टाइप में डिवाइड किया, एक बना डी ग्लूकोज और एक दूसरा बनेगा इसका मिरर इमेज, जिसमें ये CH2OH इस तरफ होगा, मतलब कि ये वाला OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होगा। तो अगर दोनों OH ग्रुप इस साइड में है, यानी कि पेनल्टीमेट वाला OH ग्रुप इस साइड में है, और सेम कैपिटल डी एंड कैपिटल एल नोटेशन प्रोटीन्स के लिए भी, यानी कि अमाइनो एसिड्स के लिए भी दिए जाते हैं। वहां पे सिर्फ मेजर फर्क ये होता है कि वहां पे जो डिस्टिंग्विश किया जाता है वो OH के हिसाब से नहीं किया जाता, क्योंकि वहां OH नहीं होते, वहां NH2 के बिहाफ पे डिस्टिंग्विश किए जाते हैं। तो चलो वहां नहीं जाएंगे इतने डिटेल में, अभी हाल फिलहाल खाली इतना सा समझिए आप कि बेसिकली जब मैं लिखता हूं डी ग्लूकोज, यहाँ अल्फा बीटा भी आते हैं, वो हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो डी ग्लूकोज में ये जो डी है वो सिमिलैरिटी विद ग्लिसरॉल्डिहाइड है। एक पूरे मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डी, कैपिटल डी और कैपिटल एल बताता है, लेकिन मॉलिक्यूल के रोटेशन के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी बताते हैं। तो ये पॉजिटिव इसलिए लिखा गया ताकि कंफ्यूजन ना हो कैपिटल डी और स्मॉल डी में, ठीक है ना। तो पॉजिटिव का मतलब हमारे पास डेक्स्ट्रो, और अगर ये नेगेटिव होता तो फिर इसको लीवो कहा जाता। तो पॉजिटिव का मतलब डेक्स्ट्रो और नेगेटिव का मतलब लीवो। अगर नेगेटिव लिखा होगा तो ऑप्टिकल रोटेशन LHS लेफ्ट हैंड साइड में होंगी। तो ये बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको आनी चाहिए। हमने क्या पढ़ा है अभी? हमने ये पढ़ा है कि किस तरीके से ग्लूकोज दो स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकता है। मैं यहाँ पे इसी के सामने दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों को, तो इमीडिएटली बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो इसको, देखो ग्लूकोज का दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो ग्लूकोज का दूसरा स्ट्रक्चर कैसे आएगा? ग्लूकोज का दूसरा स्ट्रक्चर भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। ये आएगा हमारे पास CHO, ठीक है। एंड डेफिनेटली हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं इस OH को इस तरफ ले लूं, गौर से देखना, तो जैसे ही मैं OH को इस तरफ लूंगा तो ये वाला जो OH है मैंने इस तरफ ले लिया, और ये CH2OH वैसे का वैसे, क्योंकि ये कार्बन सेंटर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये OH अगर इस तरफ लिया तो इसके ऊपर वाला OH भी उसी तरफ आएगा, इसके ऊपर वाला जो जिस तरफ OH है उस तरफ H आ जाएगा, यानी कि दिस विल बी H। तो ये वाला OH इस तरफ चला जाएगा लाइक दिस, और अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास क्या है OH, और ये हमारे पास क्या है H। अब गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कंपाउंड है ये बेसिकली एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। ये जो कंपाउंड है एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, यानी कि एक दूसरे के एनेंटियोमर्स हैं। अब अगर आप अरेंजमेंट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे H और यहाँ पे H है, और अगर आप गौर से एंड वाले अरेंजमेंट देखोगे, दिस अरेंजमेंट, तो इसमें दोनों राइट हैंड साइड में थे OH, तो यानी कि इसको डी ग्लूकोज कहा जाएगा, ठीक है ना। और इसमें अरेंजमेंट हमारे पास किस तरीके से है कि यहाँ पे बेसिकली जो OH है वो दूसरी तरफ आ गया है, देखो OH इस तरफ, यानी कैरल सेंटर के अरेंजमेंट है ये फिशर प्रोजेक्शन में, जिसकी डिटेल्ड 3D नॉलेज में दे चुका हूं आपको, जब मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ाया था कि फिशर प्रोजेक्शन कैसे काम करते हैं। मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉन्ड्स जो है वो बॉन्ड्स अबव एंड बिलो प्लेन्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन बताई थी। तो अगर इधर देखो OH सेम साइड, OH सेम साइड, तो डी ग्लूकोज, तो इसको L ग्लूकोज कहा जाएगा। आई रिपीट अगेन, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी भी हो सकता है, और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी भी हो सकता है। डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी इंडिविजुअल कैरल सेंटर्स के रोटेशंस होते हैं, जबकि ओवरऑल मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन होता है। याद रहेगा आप लोगों को, सब लोगों को। अब हम लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के एविडेंस पढ़ने वाले हैं कि कैसे पता चला कि इसके अंदर 6 कार्बन है और ये लीनियर स्ट्रक्चर है, साइक्लिक तो नहीं है कहीं पे। और इस बात का भी एविडेंस पता करना है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, और एक एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है और 5 OH ग्रुप मौजूद है। तो इसके बारे में एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन दी गई है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो कैसे। सबसे पहले अगर मैं रिएक्शन कराऊं किससे, मान लो कि मैं रिएक्शन करवाता हूं HI से, HI से रिएक्शन करवाता हूं ना, तो हमें पता चलेगा कि बेसिकली HI से रिएक्शन करवाने पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना, वो क्या बनता है, वो बनता है CH3 CH2 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 and then CH3, 1 2 3 4 5 6 N-हेक्सेन बना। ये जो N-हेक्सेन बना ना, वो बेसिकली इस बात का एविडेंस है कि अगर साइक्लोहेक्सेन बनता तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता, लेकिन N-हेक्सेन बना नॉर्मल ओपन चेन कंपाउंड बना, तो इसका मतलब ही लीनियर स्ट्रक्चर है। HI इज बेसिकली हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि बेसिकली एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। H पॉजिटिव देगा, वो H पॉजिटिव इन OH ग्रुप के ऊपर अटैक करके वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कर देंगे, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है राइट नाउ, ऐसा मान लो आप लोग, ठीक है ना।
अब हम आगे बढ़ते हैं। इस बात का क्या प्रूफ है कि इसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है? तो इस प्रूफ को देखने के लिए सबसे पहले क्या करें, एल्डिहाइड की कोई केमिकल रिएक्शन देखें, ऐसी रिएक्शन जो एल्डिहाइड्स देते हो। तो एल्डिहाइड कौन सी केमिकल रिएक्शन देते हैं? एल्डिहाइड ये है हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, ये वही वाला ग्रुप है जो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, देखो नीचे की तरफ पूरा का पूरा ये लगा और ऊपर की तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है। मान लो ऊपर की तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है और नीचे की तरफ ये पूरा का पूरा ग्रुप लगा हुआ है। तो इस पूरे के पूरे ग्लूकोज को मैं Z बोल दूं, अज्यूम कर लो हमने कि ये जो Z है ये बेसिकली ये वाला पोर्शन, दिस इज द Z, ठीक है ना। अब गौर से देखो, जैसे ही मैं क्या करूं कि ये अगर ये ऐसा है और हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन कर रहा है, तो हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या होता है? HHN एंड देन OH। जैसे ही आपने ये रिएक्शन करी तो आपको पता चलेगा कि इस रिएक्शन के दौरान इस तरीके से यहां से रिमूवल होगा वाटर मॉलिक्यूल का, और जैसे ही H2O का रिमूवल हुआ यहां से, तो हमारे पास क्या हुआ, H2O का रिमूवल होने के बाद पीछे जो कंपाउंड बचा वो क्या बना, लाइक दिस। तो ऑक्साइन बनते हैं जब हाइड्रोक्सिल अमाइन से एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन कराई जाती है, तो ऑक्साइन बनते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल पूरा का पूरा अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिखा जाएगा तो आप पूरे के पूरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कैसे लिख सकते हैं, आप पूरे के पूरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऐसे लिख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O एंड देन OH, और ये H ऊपर देखो ये वाला ग्रुप ऐसा कैसा, और नीचे जो बना वो क्या बना, CH एंड देन OH। देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन है एंड देन एक H है और एक OH है, तो CHOH, और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो CHOH होल 4 एंड देन नीचे सबसे आखिरी में क्या है, CH2OH। एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखा है मैंने। तो अगर गौर से देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन लाइक दिस, ये जो ग्रुप है पूरा का पूरा लाइक दिस, यहां से लेके यहां तक, ये बेसिकली ऑक्साइन वाला ग्रुप है जो हम पढ़ चुके हैं एल्डिहाइड कीटोन में। कहीं ना कहीं एक जो कांसेप्ट है किसी एक चैप्टर में पढ़ा हुआ, वो दूसरे चैप्टर के अंदर काम आ रहा है हमें यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़े, तो एक और एविडेंस हो सकता है इसी पर्टिकुलर रिएक्शन का, कि अगर हम लोग क्या करें कि इस एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस के लिए यहाँ पे HCN डालते हैं इसी सॉल्यूशन के अंदर। HCN होता है साइनोहाइड्रीन, तो साइनोहाइड्रीन सॉरी HCN बनाता है साइनोहाइड्रीन, HCN इज हाइड्रोजन साइनाइड, तो ये साइनोहाइड्रीन बनाएगा एल्डिहाइड कीटोन के साथ। तो एक काम करें, इस रिएक्शन को उसी तरीके से लिख दूं मैं कि C डबल बॉन्ड O एंड देन H एंड देन Z। मैं आपसे पूछता हूं कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है, तो आप बोलोगे सर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। Z क्या है, Z इज बेसिकली 1 2 3 4 5 OH वाला ग्रुप है, ये डिफरेंट ग्रुप है, तो Z हमने लिख दिया, ठीक है ना। आप देखो गौर से HCN का अटैक करवाओ, तो H और CN, आपने रिएक्शन पढ़ी है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन की, तो बेसिकली H पॉजिटिव निकलेगा और CN नेगेटिव निकलेगा, तो H ने यहां अटैक कर दिया और CN नेगेटिव ने यहां अटैक कर दिया, तो साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। तो गौर से देखो फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर फाइनल कंपाउंड बनेगा कार्बन के ऊपर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर हाइड्रोजन ने अटैक किया, तो बन गया OH, ठीक है। और फिर अगर हम लोग बात करें जो Z है वो क्या था, वो ये है Z नीचे वाला पोर्शन। तो अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि CH एंड देन OH का होल 4 एंड देन CH2OH, समझ आ गया नीचे वाला पोर्शन। और आखिरी में हमारे पास अगर गौर से देखो CN नेगेटिव ने यहां अटैक कर दिया, तो हम यहां लिख देंगे साइनाइड। और गौर से देखो आपको समझ आ रहा है, और एक हाइड्रोजन पहले से बचा हुआ है ऊपर, तो हमारे पास हाइड्रोजन। अब आप बोलोगे सर Z क्या है, तो ये Z पूरा का पूरा ये है, दिस इज Z, दिस पोर्शन इज Z, जो मैंने लिखा है शॉर्ट में। आई होप आपको बात समझ आ रही है, क्लियर है। तो ये हमारे पास एविडेंस है कि भाई हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। ये जो एविडेंस है वो ये एविडेंस है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप का। अब बेसिकली फर्दर मोर अगर हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या एविडेंस है कि इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर 5 OH ग्रुप है, क्या एविडेंस है। तो रिएक्शन करवाते हैं किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से, ठीक है ना। तो रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। जब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाते हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाने पे इस तरीके से यहां से जो है ना वो अगर H चला जाए, गौर से देखना, अगर यहां से OH है ना, तो अगर यहां से इस OH से, दिस इज OH, अगर इस OH से H चला जाए, ठीक है ना, H कौन लेके जाए, CH3COOH की फॉर्म में। मुझे लगता है कि आपसे ज्यादातर बच्चों की रिएक्शन याद आ रही होगी, हम मल्टीपल टाइम कर चुके हैं ये रिएक्शन इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपको क्या पता चलेगा कि बेसिकली जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है, लाइक दिस, एंड यहाँ पे पूरा का पूरा बाकी मॉलिक्यूल तो वैसे ही रहेगा, CHO, इसको मैंने CHO शॉर्ट में लिख दिया, ये हो गया इसका कि इसकी प्रेजेंस पता चल गई है। अब OH, कितने OH है यहाँ पे कंटेनर के अंदर,
एक मॉलिक्यूल में 1 2 3 और 4 OH है और मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल इसके भी होंगे और इसके भी होंगे, तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल आएंगे। एक पे रिएक्शन करवा रहा हूं, चारों पे लिखूंगा एक साथ, तो रिएक्शन एक पे करवा रहा हूं, तो एक पे गौर से देखो क्या बना, CH3COOH बाहर निकला, तो माइनस ऑफ CH3COOH बाहर निकला, और जैसे माइनस ऑफ CH3COOH बाहर निकला तो लेफ्ट साइड में क्या है हमारे पास, तो मैं इसको और शॉर्ट में लिख देता हूं किस तरीके से, माइनस ऑफ एसिटिक एसिड माइनस ऑफ CH3COOH, ये वाला पोर्शन जो ब्रैकेट में है, और बचा क्या बताओ, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो इस कार्बन पे जो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है वो वैसा का वैसा ही है, लेकिन रिएक्शन राइट साइड में, तो राइट साइड में ऑक्सीजन बचा हुआ है, गौर से देखो ऑक्सीजन बचा हुआ है, समझ पा रहे हो, और ऑक्सीजन के बाद क्या बचा, COCH3, तो ऑक्सीजन के बाद क्या बचा, C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3, क्या आप समझ पाए। अब मुझे बताओ, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड जब रिएक्शन कर रहा है इस OH ग्रुप से, तो ऐसे हालत डेवलप हो रहे हैं, एसीटेट बना, OH एस्टर है, ये एसीटेट बना, तो इसका मतलब ये कितने बार, 4 बार बनेगा, तो एक काम करूं मैं, इस ये जो मैंने लिखा है इसको मैं होल 4 लिख दूं, ऐसे होल 4 लिख दूं। अब क्या होगा कि आखिरी में एट द बॉटम देखो, देखो पहला कार्बन ये है, ये और 4 कार्बन ये हो गए, 1 2 3 4 4, तो आखिरी में ये बचा, तो इसके साथ भी तो रिएक्शन करेगा ये एसिटिक एनहाइड्राइड, तो इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, CH2 बनेगा, और देखो हमारे पास क्या बनेगा, O एंड देन C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3, तो आपको पता चला कि पेंटा एसीटेट बना। पेंटा एसीटेट का मतलब 4 तो ये जो 2 डिग्री अल्कोहल वाले ग्रुप थे उनसे, और एक ही 1 डिग्री वाले अल्कोहल से बना, तो दिस इज पेंटा एसीटेट। तो इस बात से क्या पता चला, इस बात से पता चला कि इस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप हैं, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाओगे तो इट विल बी एन एविडेंस ऑफ 5 OH ग्रुप इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि व्हाट इज द एविडेंस ऑफ, या व्हिच रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप इन ग्लूकोज, तो फिर आपको बोलेंगे रिएक्शन विद HI, रिएक्शन विद HCN, तो आपने बताना रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखो इस बात का क्या एविडेंस है कि बेसिकली इसमें जो ऊपर वाला ग्रुप है वो एल्डिहाइड ही ग्रुप है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल अमाइन से जो रिएक्शन करवाई थी अभी थोड़ी देर पहले, और HCN से जो रिएक्शन करवाई थी वो इस बार वो तो कीटोन पे भी हो सकती है, तो इस बात का क्या एविडेंस है कि ये बेसिकली सिर्फ एल्डिहाइड है। तो ये पता करने के लिए कि एल्डिहाइड है, रिएक्शन किससे करवाई जाती है, रिएक्शन करवाई जाती है ब्रोमीन वाटर से, Br2 + H2O, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में जब रिएक्शन करवाएंगे तो बेसिकली ऊपर वाला जो ये जो ग्रुप है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास इस तरीके के हालत डेवलप हो जाएंगे। गौर से देखो कि ये जो कन्वर्ट हुआ है वो COOH में कन्वर्ट हुआ है, और ये जो है ये OH वहीं का वहीं है, और ये H वहीं का वहीं है, और ये कितनी बार आता है, 4 बार आता है, देखो 1 2 3 एंड 4, और नीचे हमारे पास CH2OH वैसा का वैसा, CH2OH वैसा का वैसा, क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है ना। तो यानी कि ग्लूकोनिक एसिड का बनना फ्रॉम ब्रोमीन वाटर टेस्ट एल्डिहाइड की मौजूदगी को बताता है। हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन से जो ऑक्साइन बन रहा है और HCN से जो साइनोहाइड्रीन बन रहा है, वो दोनों रिएक्शन एविडेंस है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप का, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कीटोन है। इसका मतलब ग्लूकोज की जगह अगर फ्रक्टोज आ जाए, उसमें कीटोन होता है, तो अगर फ्रक्टोज आ जाए तो फ्रक्टोज के आने पे ये वाला टेस्ट नहीं दे पाएगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा फ्रक्टोज। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है जहां पे कंसेप्चुअल चीजें हैं। अब देखो अगर मैं क्या करूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बेसिकली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड भी माना जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एसिड का मतलब एसिड तो है ये पॉजिटिव देता ही है, लेकिन साथ के साथ ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी होती है, तो इसका मतलब उस जगह वो क्या करेगा, वो बेसिकली इस तरीके से जो ऊपर वाला जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको तो COH में कन्वर्ट करेगा ही करेगा, लेकिन नीचे वाला जो CH2OH है उसको भी COH में कन्वर्ट कर देगा, और बीच में हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे H और यहाँ पे OH का होल 4, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 होल 4 जो लिख रहा हूँ ना, वो ये बेसिकली चारों को मिला के लिख रहा हूँ। तो आपको बात समझ आ गई। तो अब आप बोलोगे सर इस रिएक्शन से क्या पता चला, किस बात का एविडेंस है, इससे पता चला कि देयर इज वन OH ग्रुप व्हिच इज प्राइमरी इन नेचर, क्योंकि अगर ये ऑक्सीडाइजिंग है और अगर ये सबको कन्वर्ट कर पाता, आपको पता है सेकेंडरी अल्कोहल आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज कंपैरेटिव टू प्राइमरी अल्कोहल, मैंने अल्कोहल में पढ़ाया हुआ है। अब देखो अल्कोहल के कांसेप्ट और एल्डिहाइड कीटोन के कांसेप्ट कितने ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, सारी वहीं की रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो चाहे कोई भी हो,
वो सारी रिएक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि वहां के एप्लीकेशन आ रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स पे, ठीक है ना। तो अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली नाइट्रिक एसिड से जो बना है वो क्या बना है, सैकरिक एसिड। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन से ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक के थ्रू हमारे पास सैकरिक एसिड और एक के थ्रू हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड बन गया, ठीक है बच्चों। तो इससे हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के एविडेंसेस मिले। लेकिन फर्दर मोर अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो है ना उसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट और रिसर्च से पता लगा कि अगर आप ना क्या रिएक्शन करवाते हो, अगर आप NaHSO3 से रिएक्शन करवाते हो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप के ऊपर अटैक कर सकता है ये। तो जब आप अटैक करवाते हो ना तो बेसिकली वो सोडियम बाइसल्फाइड एडेप्ट नहीं बनता। तो मैं ड्रॉबैक बता रहा हूँ कि लीनियर स्ट्रक्चर में कुछ लिमिटेशंस थी जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कि सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाया, पहला प्रॉब्लम ये। दूसरा प्रॉब्लम ये आया कि बेसिकली जब आप हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्शन करवाते हो ना, हाइड्रोक्सिलामाइन ये है रिएक्शन करवाते हो तो रिएक्शन हो जाती है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगर हमने इसका थोड़ी देर पहले पेंटा एसीटेट बनाया था एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा के, अगर उस पेंटा एसीटेट से हाइड्रोक्सिलामाइन की रिएक्शन करवाते हो तो ऑक्सीजन नहीं बनता। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली ये सारे OH ग्रुप जब पेंटा एसीटेट बना दें और हाइड्रोक्सिलामाइन का अटैक करवाया जाए तो ये ग्रुप कहीं ना कहीं बिजी होगा, तभी तो इससे रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटी सी एनसीईआरटी में मेंशन की गई लाइन में। और एक और है हमारे पास कि आपने पढ़ा होगा शिफ्ट टेस्ट, रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड टेस्ट जो होता है शिफ्ट टेस्ट। अगर आपको पता है उसका पिंक कलर जो है वो SO2 पास करवाने पे डीकलराइज हो जाता है और एल्डिहाइड उसको रीस्टोर करते हैं। तो बेसिकली शिफ्ट जो टेस्ट है ना वो भी बेसिकली यहाँ के फेल होता है। तो इससे भी शक हुआ कि बेसिकली एल्डिहाइड है तो उसको शिफ्ट टेस्ट देना चाहिए, शिफ्ट रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करनी चाहिए। तो ये तीन चीजें अगर आपसे पूछ ले ना एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछ ले तो आप बता सकते हैं, पूछेंगे व्हाट इज, क्या जरूरत पड़ी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया, अगर ऐसे पूछ लिया जाए लीनियर स्ट्रक्चर के लिमिटेशंस क्या थे तो आपको बताना कि ये सारी चीजें नहीं लीनियर स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन कर पाए थे, ठीक है ना। तो ये चीज सारी ध्यान देनी। इसके अलावा कुछ और भी टेस्ट थे जिनके बिहाफ पे थोड़ा शक हुआ, जैसे 2,4-DNP के बिहाफ पे भी थोड़ा शक हुआ कि पूरी तरीके से जितना कलर इंटेंसिटी वगैरह में, तो मल्टीपल चीजें उनको डिस्कस नहीं करना है। अब आ जाते हैं हम साइक्लिक स्ट्रक्चर के ऊपर। साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है देखो उसके बारे में बात करते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो है ना उसमें बेसिकली इतनी सारी चीजें हुई तो पता चला कि शायद ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता होगा। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि जब ग्लूकोज को पानी में डालते हो ना तो उसमें लीनियर स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर हम लीनियर माने या साइक्लिक माने ग्लूकोज को, तो दोनों एग्जिस्ट करते हैं और प्रेडोमिनेंटली जो एग्जिस्ट करता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। तो ये ध्यान रखना है आपने। तो हम साइक्लिक स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाए तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे पहले अच्छे से समझना, क्योंकि जो मैं समझाऊंगा ना वो कंसेप्ट ही आपको बेसिकली फर्दर पॉलीसैकेराइड तक ले जाएंगे, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ही तो बार-बार पॉलीसैकेराइड बनाता है, लाइक अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, सेलुलोज, ठीक है ना, वो सारी चीजें तो उनको डिटेल में डिस्कस करना है। तो जो मैं समझा रहा हूं उसके ऊपर ध्यान देना। व्हाट वी आर हैविंग इज कि नंबर इज इन कार्बन एटम्स की नंबरिंग कर देते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 और नंबरिंग कर दी हमने 6। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए होता ये है कि जो पहला कार्बन है और पांचवा कार्बन है वो आपस में, जो पांचवें कार्बन का OH ग्रुप है वो आपस में लिंक होंगे। तो पांचवें कार्बन का जो OH ग्रुप है उसका जो H है वो बेसिकली क्या करेगा कि इस पर्टिकुलर एल्डिहाइड के ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। अब जो मैं समझा रहा हूं उसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान से समझना कि मुझे एक बात बताओ कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है R और H, सिंपल एल्डिहाइड ग्रुप है। इस एल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर अगर मैं H और OR की रिएक्शन करवाता हूं तो H पॉजिटिव कहां अटैक करेगा, O के ऊपर अटैक करेगा, तो यानी कि OH ग्रुप बन जाएगा नया। तो जब ROH की रिएक्शन अल्कोहल की रिएक्शन करवाई जाएगी, ये अल्कोहल है तो अल्कोहल की रिएक्शन करेगी तो अल्कोहल की रिएक्शन एल्डिहाइड करने पे अटैक करने पे या अल्कोहल की रिएक्शन एल्डिहाइड पे अटैक करवाने पे OH ग्रुप बनता है, यानी कि एक और अल्कोहल बनता है और साथ में ये जो बचा हुआ OR ग्रुप है ये इसके ऊपर अटैक करता है। जिन बच्चों ने एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा है अगेन उनको ये बात बड़े अच्छे से पता होगी, बड़े अच्छे से। तो फिर से समझो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर थोड़ा रिकॉल करोगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि ये कैसे बनेगा। गौर से देखो, H पॉजिटिव निकला, नेगेटिव अटैक किया, OR नेगेटिव बचा क्या, OR नेगेटिव, OR नेगेटिव ने कार्बन पॉजिटिव अटैक किया। ये रिएक्शन आपने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ी है, तो अगर आप गौर से देखोगे तो आपको एक बात पता चलेगी यहाँ पे, और वो क्या
कि बेसिकली क्या बना, देखो गौर से, ये R वहीं का वहीं, ये H वहीं का वहीं। अब गौर से देखना C, और इस C के साथ H ने यहाँ अटैक किया तो क्या बन गया OH, और इस OR ने यहाँ अटैक किया तो क्या बन गया OR। कुछ समझ आ रहा है? इस कंपाउंड को बोलते हैं हेमीएसिटल। क्या बोलते हैं? हेमीएसिटल। अब आप बोल रहे हो सर कहाँ ग्लूकोज पे कुछ पढ़ा रहे थे साइक्लिक, और कहाँ हेमीएसिटल पे कहाँ पहुंच गए। अब ढंग से समझना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं नीट और जी दोनों में। तो अब ढंग से समझना क्या कि व्हाई ग्लूकोज इज नोन एज साइक्लिक हेमीएसिटल। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज साइक्लिक हेमीएसिटल बेसिकली। तो साइक्लिक हेमीएसिटल क्या है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज बेसिकली हेमीएसिटल, जिसको साइक्लिक हेमीएसिटल भी बोला जाता है। तो हेमीएसिटल क्या होता है, आपने एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ा है क्या, कि जब भी कभी एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर अल्कोहल का अटैक करवाया जाता है तो OR और OH एक ही कार्बन पे साइमल्टेनियसली जुड़ते हैं, तो उसको हेमीएसिटल बोला जाता है। अब यहाँ पे भी वही होगा, ये अल्कोहलिक ग्रुप है और ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो जो पांचवें वाले कार्बन का OH ग्रुप है और जो पहले वाले कार्बन का एल्डिहाइड ग्रुप है वो आपस में अटैक कर देंगे, और यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा और वो H पॉजिटिव यहाँ से निकल के और इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो ये तो बन जाएगा OH। क्या बन जाएगा OH, और जैसे ही ये OH बनेगा तो हमारे पास क्या होगा, गौर से देखो, ये जैसे यहां अटैक करेगा तो ये O नेगेटिव की फॉर्म में रहेगा। अब अगर मैं बोलूं कि बताओ O नेगेटिव, तो यहाँ पे बनेगा O नेगेटिव, तो मुझे बताओ ये था ना O नेगेटिव, तो नेगेटिव किसके ऊपर अटैक कर देगा, कार्बन पे। इसका मतलब जैसे ही OH बना तो यहाँ का O नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। इसको अच्छे से समझना, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है लिटिल बिट, लेकिन ये समझ आ गया उसके बाद तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में बड़े आराम से आ गई। तो जो डिफिकल्ट पार्ट है वहीं पे हैं हम अभी राइट नाउ, चढ़ाई पे हम लोग टॉपिक की। फिर से समझे अच्छे से, पांचवें कार्बन के ऊपर मौजूद OH ग्रुप में से H पॉजिटिव निकला और उसने इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव निकल के नेगेटिव पे चला गया, अटैक कर दिया। तो हालात जैसे जैसे हैं स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो देखो हालात क्या डेवलप हुए। हालात ऐसे डेवलप हुए, ऐसे 1 2 3 एंड देन 4 एंड दिस इज CH2OH। अब यहां से H पॉजिटिव चला गया तो मैं यहां नेगेटिव छोड़ दूं, देखो H पॉजिटिव चला गया तो नेगेटिव छोड़ दूं, और वहां पे OH का अटैक हो गया, तो मुझे बताओ कार्बन OH का अटैक हो गया तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन यहां गए होंगे, नेगेटिव आया होगा, तभी तो OH का अटैक हुआ, तो ये बन गया OH। तो मैं इस OH को उस तरफ लिख रहा हूं, मतलब अपनी मर्जी से लिख रहा हूं, वो 3D में तो कहीं पे भी एडजस्ट हो सकता है, तो मैं OH को उस तरफ लिख रहा हूं कि अटैक हो गया, तो इस OH को, ये H ने यहां अटैक किया तो OH बना, तो मैं इस OH को रेड पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ये नया बंदा है जो बना है। ऑक्सीजन पुराना ही है लेकिन हाइड्रोजन आगे जुड़ा। अब ऊपर H तो वैसा का वैसा ही है बच्चों, ऊपर H वैसा का वैसा ही है, ठीक है ना। लेकिन मुझे बताओ जैसे ये यहाँ शिफ्ट हुआ था तो यहाँ नेगेटिव आया था, तो मुझे एक बात बताओ यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक कौन करेगा, यहाँ बचा हुआ नेगेटिव। तो गौर से देखो कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव बचा हुआ है, तो नेगेटिव ने अटैक कर दिया और बेसिकली एक साइकिल बना दिया। उस साइकिल को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके इसको मिटा दूं मैं, तो आप बोलोगे सर वो ऑक्सीजन कहाँ गया, फिर ला रहा हूँ, ऑक्सीजन अभी आएगा, देखो कहीं नहीं जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ लिखा जाता है, तो एनसीईआरटी में देखोगे ना ऑक्सीजन यहाँ लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे सर बाकी बंदे कहाँ हैं, बाकी सारे वहीं के वहीं एडजस्टेड है, बाकी सारे के सारे उसी जगह पे हैं। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये पहला कार्बन, दूसरे कार्बन पे OH इस साइड, तीसरे कार्बन पे OH इस साइड, चौथे कार्बन पे OH फिर से उस साइड, पांचवें कार्बन वाला तो OH चला गया है ऊपर, और यहाँ पे फिर से H और यहाँ पे फिर से H, और हमारे पास नीचे CH2OH। देखो तो बन गया ना साइक्लिक स्ट्रक्चर, बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब आप बोलोगे सर आपने OH उधर क्यों लिखा, आपने OH इधर क्यों नहीं लिखा, तो मैं OH इधर भी लिख सकता हूं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो डिपेंड करता है ना। अब एक काम करें, इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से लिखते हैं। कैसे, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ये तो बना दिया ना, समझ आ गया। अब देखो कैसे लिखते हैं, इसको यहां से ऐसे मिटाया और मैं इस H को नीचे ले आता हूं, तो मैंने H को नीचे लाया और ये ऑक्सीजन को ऊपर से जोड़ा समझाने के लिए। तो वो जो H ऊपर वाला लिखने, मतलब हम कैसे भी लिख सकते हैं, बुक में जैसे लिखा हुआ है उसी को कर रहे हैं। तो जैसे ही H हमने यहाँ लाया तो बेसिकली O ऊपर से कनेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे OH लेफ्ट साइड में है, तो इसका मतलब एक कंपाउंड और भी बनेगा जो जिसमें OH राइट साइड में होगा। बस यहीं से ग्लूकोज के दो टाइप के फॉर्म जनरेट होते हैं जिन्हें एनोमर्स कहा जाता है। तो देखो कैसे बनेगा एनोमर दूसरा, वो बनेगा ऐसा, कैसे कार्बन एंड दिस लाइक दिस CH2OH, ठीक है ना। और नीचे लिख देता हूं और बेटर तरीके से, तो कार्बन एंड दिस इज CH2 एंड देन OH, राइट गाइस। और हमारे पास के 1 2 3 4, तो 1 2 3 एंड देन 4। अगर गौर से देखोगे तो ये भी OH एंड देन ये H, गौर से देखोगे तो ये H एंड देन ये OH, गौर से देखोगे तो ये OH एंड देन ये H।
और ये तो H है, और अगर मैंने इस वाले कार्बन के ऊपर मौजूद जो OH है उसको इधर लिखा, ठीक है, और H को इधर लिख के और स्ट्रक्चर बनाया, इधर लिखा और स्ट्रक्चर बनाया, तो आपको पता चला कि बेसिकली एक में OH लेफ्ट में है और एक में OH राइट में है। यही जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मैं भी साइकिल बनाऊंगा, तो एक में OH ऊपर होगा और एक में OH नीचे होगा। उसी से डिस्टिंग्विश होता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। और ये जो C1 कार्बन के ऊपर, पहला कार्बन है ना, C1 कार्बन के ऊपर डिफरेंस से, डिफरेंस ऑफ पोजीशन ऑफ ग्रुप, डिफरेंस ऑफ पोजीशन ऑफ ग्रुप ऑन C1 कार्बन, ऑन C1, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ पोजीशन ऑफ ग्रुप ऑन C1, ठीक है, पोजीशन, ग्रुप नहीं बदल रहा है, ग्रुप की पोजीशन बदल रही है, ऑन C1 फॉर्म एनोमर्स। क्या फॉर्म करता है वो? एनोमर फॉर्म करता है। तो अगर आपको एनोमरिक कार्बन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन पूछ ली जाए तो आप इस तरीके से एनोमर बना सकते हैं। अब राइट हैंड साइड में अगर OH हुआ, राइट हैंड साइड में अगर OH हुआ तो उसको अल्फा डी ग्लूकोज कहा जाता है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में OH हुआ तो उसे बीटा डी ग्लूकोज कहा जाता है। तो अल्फा डी और बीटा डी में फर्क पता चल गया आप लोगों को। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने एक नई चीज सीख ली यहाँ पे कि बेसिकली ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक अल्फा डी और एक बीटा डी। तो डी तो आपको पता ही है, सिमिलैरिटी विद ग्लिसरैल्डिहाइड, सिमिलैरिटी विद ग्लिसरैल्डिहाइड, लेकिन अल्फा और बीटा तो नई टर्म पता चल गई कि अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो बीटा, और अगर OH ग्रुप राइट साइड में है तो अल्फा। और वो दोनों चीजें किससे बनी? इसी से बनी है, ठीक है ना। तो अल्फा डी और बीटा डी की प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस होता है काफी ज्यादा। अब इसको हम ले आते हैं सीधे रिंग के फॉर्मेट में जो हमने फर्दर पढ़ना है, और इसीलिए इसके जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के नाम जो है वो पायरेनोज और फ्यूरेनोज शुगर भी पढ़े हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्यूरेन और पायरेन से सिमिलैरिटीज करते हैं। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो वो कैसे करना है। इन्हीं को हम लोग साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो अगर साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो देखो कैसे होगा साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट, ऐसे ऐसे लाइक दिस। एक साइकिल तो ये बना, ठीक है ना, एक साइकिल ये बना, तो किस तरीके से कन्वर्ट होगा देखो बच्चों। सबसे पहले इसको इस तरीके से लिखा जाएगा और इस तरीके से लिखा जाएगा, और पहले कार्बन के ऊपर जो मौजूद अगर OH नीचे की तरफ हो तो उसे अल्फा डी कहेंगे, यानी कि ये H और ये पहला कार्बन है, ठीक है ना। अगर ये है OH नीचे की बजाय ऊपर आ जाए तो ये यहाँ पे आ जाएगा H, और यहाँ तो अगर पहले कार्बन के ऊपर जो मौजूद है अगर वो लीनियर स्ट्रक्चर में राइट हैंड साइड में है तो अल्फा डी, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में नीचे की तरफ हो, क्योंकि प्लेन ऑफ द पेपर पे फिशर प्रोजेक्शन से इन दोनों को ही हावर्स प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये है फिशर प्रोजेक्शन और ये हावर्स प्रोजेक्शन है, ठीक है ना। इससे प्रेजेंटेशन इजी हो जाती है जब हम फर्दर पढ़ेंगे डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड को। तो पॉलीसैकेराइड पे लाने के लिए सब कुछ करना पड़ रहा था, जिन्हें आपको लग रहा होगा ना पता नहीं इतना क्या पढ़ा दिया हमें, इतना क्यों दे दिया, लेकिन इसकी रीजंस हैं, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास क्या, पहला कार्बन दूसरा कार्बन लाइक दिस, और तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन का OH ऊपर की तरफ होगा, दूसरे कार्बन का OH नीचे की तरफ होगा लाइक दिस H, and this is again हमारे पास this is OH and this is H and this is CH2 and then OH and then H like this। अब गौर से देखो पहला कार्बन दूसरा कार्बन, इसमें पहले और दूसरे कार्बन में क्या है, पहले कार्बन के ऊपर था, इसमें क्या है पहले कार्बन नीचे है, तो दूसरे कार्बन पे भी वहीं के वहीं है, ठीक है ना। लेकिन तीसरे कार्बन पे OH ऊपर की तरफ होगा लाइक दिस H, एंड देन हमारे पास क्या होगा फिर से OH एंड देन H एंड देन हमारे पास H एंड देन CH2। तो मेन डिफरेंस किस चीज का है, गौर से देखो डिफरेंस है इस चीज का, अगर ऊपर है तो बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है ना, दिस इज बीटा डी ग्लूकोज, और अगर OH नीचे की तरफ है तो अल्फा डी ग्लूकोज। समझ आया कि नहीं आया, आपको बेटर पिक्चर क्लियर होगी, ठीक है ना। अब अगर ओवरऑल देखोगे तो आपको पता चला होगा कि यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, तो ये कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, देखो दिस इज द एनोमेरिक कार्बन। और थर्ड वाला जो ग्रुप है OH ग्रुप, वो बेसिकली आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां पे भी इसी तरीके से बनाया गया है। तो दिस इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब बेसिकली अगर इस पर्टिकुलर देखोगे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, तो आपको क्या पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी किससे रख रही है, देखो इस टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे सिमिलैरिटी रख रही है, ठीक है ना। तो इसको, इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, बेसिकली पायरेन कंपाउंड बोला जाता है। तो इसका मतलब ये जो शुगर है, कौन सी शुगर, ग्लूकोज, इसको पायरेनस शुगर भी कहा जाता है। दिस इज पायरेन बेसिकली। अगर ओरल देखा जाए तो इसको पायरेन के फॉर्म में देखा जाएगा, इसको पायरेनस शुगर भी कहा जाएगा।
अगर यही फ्रुक्टोज के लिए बोला जाए तो वो बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्यूरान से सिमिलैरिटी रखो तो फ्यूरानाइज शुगर हो जाएगी, फ्यूरिनोज एंड पायरेनोज, ओज का मतलब शुगर, फ्यूरान का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, पैरानिन का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनकी ट्राइबल नेम्स रहेंगी। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की? आई होप ये बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा।